चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे आज हम लोग सर्कुलर मोशन चैप्टर का। पिछले क्लास में हम लोग फ्रिक्शन का कंप्लीट कर चुके थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, पढ़ते हैं हम लोग मिलके। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द मून, चंद्रमा का एक्सीलरेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, आप क्या जानते हैं अर्थ और चंद्रमा की कहानी? आप इतना जरूर जानते हो कि अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाती है। ये अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाती है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून, अर्थ और चंद्रमा के बीच की दूरी मान लो कि r है, तो क्वेश्चन में ये हमको r दिया हुआ है। तो इस तरह से हमें पता है कि r का वैल्यू होगा 3.85 गुना 10 के पावर 5 और 3 8 मीटर। है लिखल वहां किलोमीटर में, है लिखा हुआ वहां किलोमीटर में, बदल दिए उसे मीटर में। चलिए r का मान पता चल गया। एंड टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड दिया हुआ है 27.3 दिन। दिन को बदल देंगे घंटा में, घंटा को मिनट में और मिनट को सेकेंड। इस तरह से 27.3 गुना 24 गुने 60 गुने 60, इतना सेकेंड। तो 27.3 गुने 24 गुने 60 गुने 60 सेकेंड, ये तो टाइम पीरियड हो गया। लिखा हुआ टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा को चक्कर लगाने में इतना समय लगता है। तो फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द मून, आपको पता है कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है बार बार चेंज होता है, उस कारण से एक एक्सीलरेशन डेवलप होता है। और एक्सीलरेशन कितना होता है? v²/r। वो जो एक्सीलरेशन कितना होता है? v²/r। तो आपको पता है ना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला v²/r, या इसको लिख सकते हैं हम लोग ω²r, या ओमेगा को लिख सकते हैं हम लोग 2π/t का होल स्क्वायर और इनटू r। इस तरह से कैलकुलेशन जो कुछ भी है बीसी में करना है हम लोग कैलकुलेशन, तो इक्वल टू हो जाएगा 2π का मतलब हो गया 2π का होल स्क्वायर बटा t का मान आ जाएगा आपका 27.3 गुना 24 गुना 60 और गुने 60 का होल स्क्वायर। ये हो गया 2π का स्क्वायर और t का स्क्वायर और गुने r का मान तो पता है आपको 3.85 इंटू 10 टू द पावर 8। यहाँ लिखेंगे 3.85 इंटू 10 टू द पावर 8। सब हो गया SI यूनिट में, टाइम सेकेंड में और डिस्टेंस मीटर में। अब बाकी कैलकुलेशन है, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे और ये जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं 2π का स्क्वायर, पाई स्क्वायर मतलब होती 10 और 2, तो 10 और 2 दूनी 4, 40 ऊपर आ जाएगा और गुने 3.85 और गुने 10 के पावर 8, ये सब ऊपर रहेगा। बटा में आ जाएगा आपका कितना? बटा में आ जाएगा आपका 27.3 गुना 60, नहीं गुना 24 पहले, 27.3 गुना 24 गुना 60 गुना 60, तो ये आ गया आपका 2 3 5 8 7 2 0 का होल स्क्वायर। अब इसको जरा स्क्वायर भी कर लेते हैं। 23 58 720 गुना 23 58 720, तो ये आ गया हम लोग का आ गया 40 गुने 3.85 गुने 10 के पावर 8
बट्टा 5 5 6 3 5 6 डबल 0 3 8 4 डबल 0। अब 8 जीरो यहाँ है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ दशमलव देख लेते हैं। अब गुने 10 के पावर इसको 8 लिख देते हैं, तो 10 के पावर 8 से 10 के पावर 8 कैंसिल कर लेते हैं। बाकी ऊपर में बच जाएगा हमारा 40 गुना 3.85 और नीचे में आ जाएगा आपका 55,635। तो लगभग आ रहा है 0.0027680417। आंसर देख लेते हैं हम लोग। 2.73 गुना 10 to the power -3, ठीक है। 2.7 into 10 to the power -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा आंसर हुआ। कैलकुलेशन जो कुछ भी हो, फॉर्मूला जो है आपको ध्यान में है कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर आर। ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? Find the acceleration of a particle placed on the surface of the earth. Surface of the earth. अर्थ होगी। तो अर्थ है ये। एक पार्टिकल है इस पर रखा हुआ, कहां पर? इक्वेटर पर। यहां होता है इक्वेटर, यहां पर रखा हुआ एक पार्टिकल, ये इक्वेटर, यहां पर एक पार्टिकल रखा हुआ है। द डायमीटर ऑफ द अर्थ 12,800 किलोमीटर। चूंकि डायमीटर है अर्थ का 12,800 किलोमीटर, आप समझ सकते हैं यहां से रेडियस हो जाएगा 6,400 किलोमीटर। एंड इट टेक्स 20 आवर्स फॉर द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। टाइम पीरियड लिखा हुआ है 24 घंटा। इसको भी बदल लेते मिनट में। जब पृथ्वी एक चक्कर लगाती है, चूंकि 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है, तो इस पर जो पार्टिकल को भी तो 24 घंटा में एक चक्कर लगाएगा। तो फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, इसका एक्सीलरेशन निकालना। तो चूंकि पृथ्वी घूम रही है, अगर मान लिया जाए ओमेगा से, ये भी घूम रहा होगा ओमेगा से, इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका एक्सीलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर आर, और ओमेगा बराबर 2π/t का होल स्क्वायर इनटू आर। तो 2π का मतलब हो जाएगा 4, पाई स्क्वायर का मतलब 10, टी स्क्वायर का मतलब 24 गुने 60 का होल स्क्वायर और गुने रेडियस 6400 किलोमीटर। तो 6400 किलोमीटर को बदल देंगे मीटर, ये हमारा आंसर आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। 40 गुना 6400 और गुना 1000 ऊपर में, नीचे में 24 गुना 60 गुना 60, फिर गुना 24 गुना 60 गुना 60। तो यार हमारा 0.03429 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0.0336 कुछ ऐसा, ठीक है। 0.03 के आसपास मैच कर रहा है लाइन, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पाई स्क्वायर का मान हम लोग 10 मान के बना रहे हैं, पाई का मान 3.14 एक्यूरेट में। तो फॉर्मूला सेम था, ओमेगा स्क्वायर आर। नेक्स्ट में आते हैं। अब चूंकि यहां पर पार्टिकल है तो यही रेडियस होगी, इसी रेडियस पर एक सर्कुलर पाथ मूव कर रहा होगा। अब पृथ्वी तो रोटेट कर रही है, तो पृथ्वी पर का हर एक पार्टिकल क्या कर रहा होगा? सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। और चूंकि इक्वेटर पर है इसलिए यहाँ पर रेडियस आर ले रहे हैं हम लोग। अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर होता तो इतना रेडियस पर मूव करता, अगर कोई पार्टिकल यहाँ होता तो इतना रेडियस पर मूव करता। तो ये रेडियस निकालना होता, फिर हम ये रेडियस निकाल सकते थे। ऐसे रहता आर और कुछ थीटा का मान हमें पता होता, तो ई थीटा और ई थीटा बराबर होता, तो ये मान निकाल लेते तो रेडियस अलग होता।
लेकिन ओमेगा सबका क्या होता सेम, इसीलिए इक्वेटर पर क्या कहीं भी रहता तो हम उसका एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या है भाई, ये पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। सबसे पहला बात तो लिखा हुआ रेडियस 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बराबर 10 टू द पावर -2, एट स्पीड गिवन बाय v बराबर 2t, जितना से घूम रहा है वो स्पीड लिखा हुआ है 2t। अच्छा, v इज इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, सब कुछ तो सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही है, तो कुछ इसमें चलाकी करने से फायदा नहीं है, तो होना ही चाहिए कि थोड़ा आसान हो जाएगा हम लोग का। तो हम इसको लिखते हैं 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकेंड नहीं है। तो फाइंड द रेडियल एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t बराबर 1 सेकेंड, रेडियल एक्सीलरेशन निकालना, फिर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। चलिए पहला सॉल्व करते हैं। रेडियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आपको पता होगा, ओमेगा स्क्वायर आर या v स्क्वायर बाई आर, चूंकि v दिया हुआ है तो v का ही सॉल्व करेंगे। अच्छा, निकालना कहीं पर है 1 सेकेंड पर, तो 1 सेकेंड पर v का मान तो 2 ही हो जाएगा, 1 सेकेंड पर तो v का मान 2 ही होगा, अब बटा r तो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। b में लिखा हुआ है कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाई dt, और 2t का डिफरेंशिएशन 2 होगा, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और तीसरा कहता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन, तो नेट एक्सीलरेशन कितना आएगा, रेडियल वाला का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल वाला के स्क्वायर का रूट ओवर, क्योंकि रेडियल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो रेडियल वाला का 16 और टेंजेंशियल वाला का 4, तो रूट अंडर 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 4, 2 और रूट 20, सही आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल में आ जाते हैं, चौथा में। चौथा सवाल क्या है भाई, ये स्कूटर वेटिंग 150 किलोग्राम टुगेदर विथ इट्स राइडर, स्कूटर चलाने वाला सब मिला करके वेट है 150 किलोग्राम, मास दिया हुआ है, एंड मूविंग 36 किलोमीटर पर आवर। 36 का मतलब हुआ 10 मीटर पर सेकेंड, 5/18 से गुना कर देते हैं तो 36 किलोमीटर बदल गया, 36 गुने 5/18 10 मीटर पर सेकेंड। तो टेक ए टर्न ऑफ रेडियस 30 मीटर, 30 मीटर के रेडियस पर वो टर्न ले रहा है। What horizontal force on the scooter is needed to make the turn possible? आपको पता है सर्कुलर मोशन करने के लिए कौन जिम्मेवार है, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो सर्कुलर मोशन कौन करा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। हम लोग टर्म्स लॉ ऑफ मोशन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई वस्तु अपना पोजीशन चेंज करता है, अपना स्टेट चेंज करता है, अपना अवस्था चेंज करता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है, फोर्स। और सर्कुलर मोशन में जब पार्टिकल अपना बार बार चीज का डायरेक्शन चेंज करता है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसका फॉर्मूला आपको पता है mv स्क्वायर बाई आर। m का मान 150, v स्क्वायर का मतलब 100 और r का मान 30, तो 30 बचे 150 बराबर 500 न्यूटन। 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। चलिए आंसर आ गया ये 5। If the horizontal force needed for the turn in the previous problem, अभी जस्ट वाला में, is to be supplied by the normal force by the road, ये जो कह रहा है कि अभी जितना फोर्स अभी आपको आया था 500 न्यूटन, the horizontal force needed for the turn in the previous problem, अभी इसके प्रॉब्लम में आपको पता चला था कि कितना फोर्स का आवश्यकता है, 500 न्यूटन। 500 न्यूटन फोर्स का आवश्यकता है अगर सर्कुलर मोशन करना है तो। पिछला सवाल क्या था कि व्हाट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द स्कूटर इज नीडेड टू मेक द टर्न पॉसिबल, कि टर्न करने के लिए कितना फोर्स जरूरत है,
बोले 500 न्यूटन का फोर्स जरूर है। कह रहा है 500 न्यूटन का फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है? नॉर्मल फोर्स। 500 न्यूटन का फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है? नॉर्मल फोर्स। द हॉरिजॉन्टल फोर्स नीडेड फॉर द टर्न इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में, इज टू बी सप्लाइड बाय द नॉर्मल फोर्स बाय द रोड। रोड के द्वारा जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वही है जो प्रोवाइड करा रहा है, उसको सर्कुलर मोशन करवा रहा है। What should be the proper angle of banking? तो बताइए कि रोड में कितना एंगल ऑफ बैंकिंग है। तो एंगल ऑफ बैंकिंग का आपके पास फार्मूला है जी, tan थीटा बराबर v स्क्वायर बाई आर जी। एंगल ऑफ बैंकिंग का फार्मूला है tan थीटा बराबर v स्क्वायर बाई आर। तो v का मान तो पता था 36 के आसपास, v का मान 10, r का मान 30, v का मान 10, r का मान 30, तो v का मान 10 और r का मान 30, तो 10 हैं कि 100 और बटा 60, तो 5/3। tan थीटा बराबर आ गया हमारा ये 5/3, तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 5/3। तो ये आ रहा है tan इनवर्स 1/3 एंगल ऑफ बैंकिंग tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी। यहाँ गड़बड़ कर दिए, r का मान था 30 लगता है, r का मान था हम लोग का 30 था। अच्छा, r का मान 30 था, यहाँ मिस्टेक हो गया। r का मान है हम लोग का कितना? 30 है। तो r का मान हुआ 30 और g का मान हुआ 10, तो नीचे हो गया 300 ना, तो सच में आएगा 1/3। तो आ जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/3 एंगल ऑफ बैंकिंग। एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर लेते थ्योरी में और करते भी हैं, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी। इस तरह का कोई मान लिया जाए कि रोड है, ऐसा ही रोड है थीटा एंगल पर, और इस पर कोई और ऐसे अपना चलता है v वेलोसिटी से। ये जो बाहर का सरफेस थोड़ा क्या होता है, उठा हुआ होता है अंदर वाले सरफेस से, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। तो कितना उठा हुआ होना चाहिए ताकि चल सके। तो कहते थे कि बाहर एक फोर्स काम करते थे हम v स्क्वायर बाई आर, ऐसे करते थे हम लोग। और इधर एक फोर्स काम करता था नीचे mg, तो mv स्क्वायर बाई आर को फिर तोड़ते थे, इधर कुछ आता था mv स्क्वायर बाई आर cos थीटा, इधर आता था mv स्क्वायर बाई आर sin थीटा, फिर mg को तोड़ते थे तो mg cos थीटा यहाँ आता था, इधर mg sin थीटा। फिर हम लोग अगर यहाँ पर बैलेंस से चलना है ना v के स्पीड से, तो इसको इक्वल करते थे और यहीं से फॉर्मूला आता था tan थीटा बराबर v स्क्वायर बाई आर जी। चलिए अगला देखते हैं। छठा सवाल क्या है? ये पार्क है जो रेडियस ऑफ 10 मीटर, इफ ए व्हीकल गोज अराउंड इट एन एवरेज स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। रेडियस तो पहले दिया गया है 10 मीटर और स्पीड 18 का मतलब हुआ 5। व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग? एंगल ऑफ बैंकिंग बताना है। तो फिर तो इसमें साफ साफ दिख रहा है आपको कि tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी, तो 5 का स्क्वायर और बाई आर इंटू जी, 25 चौका 100, थीटा बराबर tan इनवर्स 1/4, थीटा बराबर tan इनवर्स 1/4।
7वां सवाल, इफ द रोड ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज हॉरिजॉन्टल नो बैंकिंग, मान लो कि रोड हॉरिजॉन्टल है, बैंकिंग नहीं है, व्हाट शुड द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सो दैट द स्कूटर गोइंग 18 km/h डज नॉट स्किड, मतलब कि बैंकिंग नहीं है, पूरा हॉरिजॉन्टल सर, जब पूरा हॉरिजॉन्टल रहता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह कौन काम करता है, फ्रिक्शन। जब हॉरिजॉन्टल पूरा रहेगा, बैंकिंग एकदम नहीं रहेगा, इसको फ्रिक्शन ही तो प्रोवाइड कराता है, सर्कुलर पाथ पर टर्न कराता है, फ्रिक्शन ही बन जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो फ्रिक्शन ही कहलाएगा mv²/r, और फ्रिक्शन बराबर होगा म्यू mg, बराबर होगा म्यू mv²/r, म्यू नहीं होगा। तो इस तरह से फिर म्यू बराबर आएगा v²/rg, और v²/rg का मान अभी आया था 1/4, मतलब 0.25, ये आंसर आएगा आपका 0.25। इतना घर्षण होना चाहिए रोड में ताकि वो स्किड ना करे, मतलब बाहर की तरफ दिखाई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। 8 क्या कर रहा है, इस सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 50 मीटर, सर्कुलर रोड है जिसका रेडियस है 50 मीटर, और एंगल ऑफ बैंकिंग 30 डिग्री, एट व्हाट स्पीड should a vehicle go on this road so that the friction is not used, like friction is not used। हाँ तो पता था एंगल ऑफ बैंकिंग के दौरान ही हम लोग ये सब बात डिस्कस करते हैं, अगर फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है, अभी जस्ट पिछले प्रॉब्लम करके दिखाए थे कि नीचे की तरफ काम करता है mg sin थीटा, बाहर काम करता है mv²/r cos थीटा, अगर दोनों बराबर रहा तो गाड़ी ने ऊपर चढ़ना चाहता था ना नीचे, ना ऊपर चढ़ना चाहेगा ना नीचे, तो फ्रिक्शन का कोई यूज ही नहीं है, फ्रिक्शन यूज नहीं। इसलिए हम तो आगे करके दिखा रहे थे इस तरह का, ये रोड है ऐसे पर मान लेके चल रहा है, तो इधर कितना काम करता है mg sin थीटा, mg का दो टुकड़ा, एक mg cos थीटा, एक mg sin थीटा, और बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है mv²/r, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मान के हम लोग कंसीडर करते हैं, उसका भी दो टुकड़ा, mv²/r cos थीटा, और एक इधर mv²/r sin थीटा। अगर ये प्रॉपर ठीक ढंग से चल रहा है, इसका मतलब अगर ई और ई आपस में बराबर है, बराबर का मतलब वही कि tan थीटा बराबर v²/rg है, बराबर करे तो क्या आता था tan पर v²/rg, तो ये ना ऊपर चढ़ेगा ना नीचे, और ना ऊपर चढ़ेगा ना नीचे, तो फ्रिक्शन का कोई यूज है नहीं। तो ये निकालना है स्पीड, तो लगाइए फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg, v² बराबर tan थीटा rg, तो v बराबर tan थीटा का मतलब tan 30 1/√3, r का मान 50 और g का मान 10 का √, तो v बराबर आ जाएगा 500/√3 का √, करके देख लेते हैं। (500/√3 का √, 16.99, लगभग 17 मीटर पर सेकेंड। नंबर सवाल, इन द बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोर मॉडल, हाइड्रोजन के बोर्स एटॉमिक मॉडल में द इलेक्ट्रॉन इज ट्रीटेड एज ए पार्टिकल, आप इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल समझिए, गोइंग इन ए सर्कल विद द सेंटर एट द प्रोटॉन, सेंटर पर एक प्रोटॉन होता है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन,
proton itself is assumed to be fixed in an inertial frame में, non inertial frame में नहीं, inertial frame. The centripetal force is provided by the Coulomb attraction. तो इसको जब घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए अंदर की ओर, सेंट्रीपिटल फोर्स ये मिल रहा है आपको कूलॉम फोर्स से, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, जिसका फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो होता है K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर. और चूंकि यही जो है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, मतलब mv स्क्वायर बाई R. कूलॉम अट्रैक्शन, कूलॉम अट्रैक्शन का कूलॉम फोर्स का फॉर्मूला है. इन द ग्राउंड स्टेट द इलेक्ट्रॉन गोज अराउंड प्रोटॉन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस दिया गया है, r का मान बताया गया है, ये r का मान दिया हुआ है, रेडियस दिया गया है. फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट, स्पीड बताना है इलेक्ट्रॉन का, v का मान बताना है. तो r तो पहले ही कैंसिल दिख रहा है, तो v बराबर क्या आएगा, बोलो k Q1 Q2 बटा r, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, r स्क्वायर है तो यहाँ रूट कर देंगे. यही तो है. इसी को सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड हम लोग के पास आ जाएगा. जब हम लोग पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स या पढ़ रहे थे, तो बताया था ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है अंदर की तरफ काम करता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं है. कभी टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है, कभी फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है, कभी नॉर्मल सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है, कभी ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है. यहाँ कूलॉम फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है. तो कूलॉम फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है. कूलॉम फोर्स का फॉर्मूला है, के का मान आपको नहीं पता है तो हम बता रहे हैं, के का मान होता है 9 × 10⁹. कूलॉम फोर्स जो हम पढ़ते हैं ना, के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर में के कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसका वैल्यू है. Q1 Q2 माने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज, क्योंकि दोनों का चार्ज तो सेम ही होता है, तो स्क्वायर लिख लेते हैं, बटे R. R का मान क्वेश्चन दे रहा है 5.3 × 10⁻11, और me माने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 9.1 × 10⁻31, और सब का रूट होगा. अब इसको सॉल्व करना रह गया, तो 9 × 10⁻9 16 × 16 256, और गुना 10⁻38 बटा 5.3 गुना 9.1 गुना 31 और 10 41, 1 42, 38 39 40 41 42, 4, तो 10⁻4, 9 पावर ही 4 पावर ही 9 4 13, बटा 5.3 गुना 9.1, लगभग 9.1 से 9 को कैंसिल कर लेते हैं, और ये 2.5 है, ये लगभग 5 है, तो ये भी काट लेते हैं लगभग 2 बार काटे, 1/2 का मतलब 0.5, और गुने 10⁻13. इसको लिख सकते हैं कि 5 × 10⁻12, 10⁻12 का 10⁻6, बाकी बचा √5, तो √5 का मान लगभग 2 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए अपना. ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 9, 2.2 × 10⁻6, ठीक है, 2.2 × 10⁻6, लगभग जो भी आएगा यही आएगा मीटर/सेकेंड. 5 का रूट ऐसे कितना हो जाता है 2.23, ठीक है, 2.2 × 10⁻6 मीटर/सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, A stone is fastened to one end of a string and is held in a vertical circle. ठीक है भाई, एक स्टोन को
एक पत्थर को, स्टोन है, स्टोन तो एक रस्सी से बांध दिया गया और इसे घुमाया जा रहा है आर रेडियस के सर्किल पर। फाइंड द मिनिमम स्पीड द स्टोन कैन हैव एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्किल। मैंने इसे घुमाया जा रहा है, मैंने सर्किल पर ही घूम रहा है, बताना है आपको कि हाईएस्ट पॉइंट पर जब स्टोन रहा होगा तो उसका मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए। अब देखिए, इसे सर्किल पर घूमते रहना है, इसके लिए सबसे पहले ये जरूरी हो जाता है कि रस्सी में जो टेंशन है, रस्सी में जो टेंशन है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए, टेंशन होना चाहिए रस्सी, ताकि रस्सी टाइट तो रहे। और स्वाभाविक बात है पहले तो ये कि जब इस पार्टिकल घूमेगा तो मान लो इसका स्पीड यहाँ पर v होने वाला है, मिनिमम v है, इसका मतलब एक फोर्स लग रहा होगा बाहर mv²/r। हम इस सिस्टम पर बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, अगर बाहर से सॉल्व करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स दिखाते कि t बराबर होना चाहिए mv²/r, तब उसे सर्कुलर पाथ पर मूव कर पाएगा। सर्कुलर पाथ पर मूव कराने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का मान कितना होना चाहिए, mv²/r। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि चूंकि रस्सी से पत्थर को बांधकर घुमाया जा रहा है तो रस्सी में जो टेंशन अंदर की तरफ लग रहा है यही टेंशन तो है जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है, ऐसे। और अगर हम इस ढंग से, हाँ पहले उसी ढंग से सुन लेते हैं। तो अगर आप बाहर की तरफ से नहीं सोल्व करना चाहते हैं, मतलब सर्कुलर मोशन हम प्योर सोल्व करना चाहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स से, तो आप ये समझेंगे, पहले तो समझ लो कि फाइंड द मिनिमम स्पीड द स्टोन कैन हैव एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्किल। तो इसे सर्किल पर चलते रहने के लिए रस्सी तो लूज नहीं होना चाहिए, रस्सी जब लूज हो जाएगा तो फिर खिंचा जाएगा अंदर, तो फिर सर्कुलर रास्ता तो छोड़ देगा। और आपको बात ही पता है कि इसका मतलब है कि नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, mg। इस वस्तु का जब यहाँ पर होगा नीचे कितना बल लग रहा होगा, mg, और वो कितना लग रहा है, t, mg लग रहा है और t लग रहा है। तो अगर ऐसे देखो तो ऐसे लिख सकते हैं कि mg + t बराबर mv²/r। अगर ये सोच के बनाओ कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है और बाहर की जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, अगर हम इस सिस्टम पर बैठ के सोचें हम तो बाहर के फोर्स लाएंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, उसको बैलेंस कौन करेगा, mg + t, क्योंकि हमारे हिसाब से रेस्ट में ना इधर जाना चाहिए ना इधर जाना चाहिए, mg + t का मान mv²/r के बराबर होना चाहिए। ये ठीक है। या तो सेंट्रीपिटल फोर्स के हिसाब से सोचो, mg + t ही तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, mg + t ही तो सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसे घुमा रहा है, तो ऐसे भी सेंट्रीपिटल फोर्स का मान mv² होना चाहिए। अब चूंकि t का मान होना चाहिए >= 0, t का मान होना चाहिए >= 0, t का मान मतलब 0 से कुछ ज्यादा ही होना चाहिए या जस्ट 0 होने वाला है ऐसा हो, तब हम कह सकते हैं ना कि हाँ रस्सी टाइट है। अगर रस्सी लूज हो गया तो फिर रास्ता ही छोड़ देगा वो, सर्कुलर पाथ पर क्या रहेगा। और t का मान यहां से निकालो तो कितना आएगा, mv²/r - mg > 0, m तो कॉमन है खत्म हो जाएगा, तो v²/r - g > 0, तो v²/r > g, तो आएगा v² > rg, तो v > √rg, मैंने v का मान √rg या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो मिनिमम कितना होना चाहिए, √rg, हमारा आंसर। ताकि रस्सी में टेंशन एकदम 0 से हल्का भी ज्यादा हो या 0 के बहुत करीब हो, ताकि लेके रस्सी टाइट तो है। हाँ ज्यादा स्पीड देंगे तो रस्सी और टाइट रहेगा, रस्सी में और टेंशन रहेगा ज्यादा। ये कह रहा है मिनिमम स्पीड, इसे कम से कम इतना स्पीड तो जरूर दो कि रस्सी टाइट रह सके, लूज न पड़ जाए। जिसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कांटेक्ट बना रहना चाहिए, तो हम लिखते हैं कि n का मान 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल ही तो कांटेक्ट फोर्स है, और अगर कांटेक्ट बरकरार है इसका मतलब कुछ न कुछ तो नॉर्मल जरूर है। इसका मतलब ये है कि अगर टेंशन रस्सी में बरकरार है, इसका मतलब रस्सी अगर टाइट है तो रस्सी में जरूर कुछ न कुछ टेंशन है, ज्यादा है कम है वो बात का बात, लेकिन कुछ तो टेंशन है।
अगर कांटेक्ट है कहीं बॉडी का सरफेस से तो कुछ तो नॉर्मल है। अगर नॉर्मल का मान 0 हो जाए या 0 से कम, मैंने 0 पर हम लोग मान के चलते हैं कांटेक्ट छोड़ने वाला है। और वही बात यहाँ था, मिनिमम वेलोसिटी निकालना, मतलब रस्सी लूज होने वाला है। अंडर रूट आरजी से वेलोसिटी अगर तनिक भी कम होगा तो रस्सी लूज हो जाएगी, तो वेलोसिटी होगा अंडर रूट आरजी। हम मान के बनाए पहले कि वेलोसिटी से घूम रहा है, बाकी अपने पहले अपना लिखने का ढंग। अगर सेंटीपिटल फोर्स की तरफ से मान के बनाएंगे तो mg प्लस टी एक सेंटीपिटल फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है, और उसका फॉर्मूला m स्क्वायर वाई आर होता है। और अगर आप सिस्टम पर बैठ के सोच रहे हैं तो फिर बाहर एक स्यूडो फोर्स की तरफ दिखाइए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और आप समझिए कि ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स बैलेंस में है, ताकि ना पार्टिकल उधर जाएगा ना इधर आएगा, और सर्कुलर पाथ पर चलेगा। जैसे भी सोचे समीकरण आप यही लिखेंगे, और रस्सी टाइट होने के लिए टी का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिससे कि कांटेक्ट नहीं छोड़ने के लिए n का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0।